आवाज़ दे दिए। आवाज़ दीजिए, आवाज़। इतना लोग आइए गया तो और सब आइए जाता तो क्या हो जाता। हाँ, फाउंड को बड़ा कर दीजिएगा। आज पता नहीं, सुने चेकिंग वेकिंग चल रहा है। चेकिंग ये सब चल रहा था। बहुत कोचिंग वाला सब बहुत पैसा कमाया है। चेकिंग चलना चाहिए कभी। सबसे ज़्यादा कोचिंग में मास्टर का शोषण होता है। अब तो बहुत लोग हमको पहचान गया है। शुरुआत में तो कोई कोचिंग वाला बैठने नहीं देता था। आज क्लास बंद है ना। दिल्ली में, नई दिल्ली में कुछ दुखद घटना घट गया। आप लोग तो जानते ही होंगे। और घटना घटा दिल्ली में तो बिहार सरकार भी सतर्क है। आज लगभग पटना का सारा कोचिंग बंदे होगा, क्योंकि सुबह से ही सुन रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है। सबको सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, सबको दीजिए हो। आज बहुत सारे ऑनलाइन दोस्त हैं। आज एंट्री बंद है क्लास में, और शायद कोचिंग को लेकर प्रशासन कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उन दिशा निर्देश का पालन करने के लिए आज डर से सब कोचिंग वाला बंदे रखा है। एक बात ये भी है, कोचिंग वाले पर बहुत कानून थोपा जा रहा है। कभी कभार प्रशासन को कॉलेज भी देख लिया जाना चाहिए ना। कॉलेज का दीवार कभी भी गिर जाता है। विद्युत की व्यवस्था कॉलेज में सही तरीके से नहीं है। बिहार में तो ऐसे ऐसे कॉलेज है जहाँ 4 कमरे हैं, स्टूडेंट है 4000, लेकिन उस कॉलेज को कोई पूछने वाला नहीं है। कोचिंग पर इतने कानून। ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी एक है कि कोचिंग वाला कमा भी बहुत रहा है, बहुत छाप रहा है पैसा, लेकिन उस हिसाब से विद्यार्थियों की सुविधा पर खर्च नहीं हो रहा। विद्यार्थी तो छोड़िए, मास्टर की सुविधा पर खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, स्थिति ये है। तो प्रशासन का दिशा निर्देश, जांच, ये एक आध दिन चलता है, बंद हो जाता है। इससे ना तो नागरिकों को कोई फायदा है, ना कोचिंग वाला मानने वाले हैं। सरकार को चाहिए कि एक प्रॉपर गाइडेंस, कि हर एक महीना कोचिंग का चेकिंग होगा। कोई भी गड़बड़ी पाया गया, कोचिंग तुरंत बंद। क्या? तब जाकर कोचिंग वाला सब सुधरेगा। खैर, हम लोगों को पढ़ना है। आइए 1 नंबर से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न,
तो आज सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑनलाइन को फ्री कर दिए हैं जी। हाँ, तो एक बार मैसेज कर दीजिए यूट्यूब पर भी कि जो आज ऑफलाइन क्लास में भाग नहीं ले पाए हैं और लगभग लोग नहीं ले पाए हैं तो वो ऑनलाइन जुड़े और शानदार प्रश्नों को मिल करके हल करें। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या दोस्तों? अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन ये कहाँ होता है? तो ये होता है मादा शरीर में, और मादा शरीर के किस अंग में? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन मतलब समझ रहे हैं ना? फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि मेल गेमिट स्पर्म और फीमेल गेमिट ओवा का आपस में मिलना ताकि शिशु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो मानव में या पूरा का पूरा स्तनधारी में स्पर्म और ओवा का मिलन अर्थात फर्टिलाइजेशन मादा शरीर में होता है। और कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म ओवा मिलेंगे तब जाकर शिशु निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अगर मादा शरीर का फैलोपियन ट्यूब खराब हो तो निषेचन होगा ही नहीं, और ऐसा शरीर शिशु जन्म देने के योग्य नहीं होते हैं। तो जब मादा शरीर का फैलोपियन ट्यूब खराब हो जाए उसी स्थिति में सहायता ली जाती है किसका? टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब बेबी उस स्थिति में आजमाया जाता है जब मादा शरीर का क्या क्षतिग्रस्त हो? फैलोपियन ट्यूब क्षतिग्रस्त हो या फैलोपियन ट्यूब खराब हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सर्जरी के माध्यम से फीमेल बॉडी से ओवा को निकाल लिया जाता है, फिर उसके मेल पार्टनर के स्पर्म को लिया जाता है, और जो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा वो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर विशेष बर्तन में किए जाते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर विशेष बर्तन में संपन्न हो जाता है तो आगे चलकर किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और फिर डॉक्टर भ्रूण को सर्जरी के माध्यम से मादा शरीर के गर्भाशय में डाल देते हैं। और इस तरह से जो शिशु जन्म लेते हैं उसी को कहते हैं दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी। उसे ही क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्लियर हुआ? बात समझ गए? ध्यान दीजिए, जब मादा शरीर का फैलोपियन ट्यूब किसी कारणवश खराब हो जाए तो वैसे मादा शरीर में फर्टिलाइजेशन निषेचन हो ही नहीं सकता, और ऐसा मादा शरीर शिशु को जन्म देने के योग्य नहीं होते हैं। इसी स्थिति में उपयोग लाया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी को। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब इस स्थिति में क्या करते हैं? डॉक्टर पहले मादा शरीर से ओवा को सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके मेल पार्टनर के स्पर्म को आपस में मिलाकर फर्टिलाइज करते हैं शरीर के बाहर एक विशेष प्रकार के बर्तन में। और जब फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण बन जाते हैं तब उन्हें सर्जरी के माध्यम से उस मादा शरीर के गर्भाशय में डाल देते हैं, और तब जो शिशु जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं?
और शरीर के बाहर जो विशेष बर्तन में, शरीर के बाहर जो विशेष बर्तन में फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इन विट्रो, क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और शॉर्ट में कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी की स्थिति में शरीर के बाहर विशेष बर्तन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, शॉर्ट में IVF तकनीक भी कहते हैं इसे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन हुआ शरीर के, जबकि भ्रूण का विकास हुआ शरीर के भीतर, गर्भाशय में, शरीर के भीतर। और ये भी ध्यान रखिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी तब ही कारगर होगा जब मादा शरीर का फैलोपियन ट्यूब खराब हो लेकिन गर्भाशय सही हो। अगर मादा शरीर का फैलोपियन ट्यूब भी खराब है, गर्भाशय भी खराब है, तो ऐसी स्थिति में सेरोगेट मदर की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है, सेरोगेट मदर। यानी सेरोगेट मदर यानी कि सब कुछ फर्टिलाइजेशन बाहर में हुआ, भ्रूण बन गया, लेकिन भ्रूण को किसी दूसरे महिला के गर्भ में डाला जाता है। यानी ओवा है किसी दूसरे महिला का, लेकिन उसके भ्रूण को डाला जाता है किसी दूसरे मादा शरीर के भीतर। जिस दूसरे मादा शरीर के भीतर डाला जाता है भ्रूण को, उसे कहते हैं सेरोगेट मदर। वर्तमान कानूनों के अनुसार रिलेशन का ही कोई महिला सेरोगेट मदर की भूमिका निभा सकता है, रिलेशन के बाहर की महिला सेरोगेट मदर की भूमिका नहीं निभा सकता है। क्लियर हो गया, समझ गए बात को। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन, जबकि भ्रूण का विकास आंतरिक गर्भाशय में होता है। कई ऑनलाइन वाले दोस्तों पहला प्रश्न समझ गए। आपसे पूछेगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी की सहायता कब ली जाती है, जब मादा शरीर का फैलोपियन ट्यूब खराब हो। सेरोगेट मदर की सहायता कब ली जाती है, जब फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ गर्भाशय भी खराब हो। नेक्स्ट, समस्थानिक के संबंध में निम्न में कौन एक सही नहीं है और एक सही है। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, एक ही तत्व। जैसे कार्बन, कार्बन एक ही तत्व है, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं। क्लियर हो गया। तो समस्थानिक किसे कहते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कर समस्थानिक के बारे में कौन सा एक सही है। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में समस्थानिक हो सकते हैं, गलत। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हो सकते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के नहीं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हो सकते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के नहीं। पहला कथन गलत है। समस्थानिक परमाणु समान रासायनिक गुण तथा भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, बिल्कुल ये कथन ही आपका क्या है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, अर्थात जिस तरह ये कार्बन अभिक्रिया करेगा उसी तरह का अभिक्रिया ये भी करेगा। तो समस्थानिकों के केमिकल प्रॉपर्टीज समान होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी असमान होते हैं। भौतिक गुण अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण यही सही है। तत्व और उनके समस्थानिकों को आवर्त सारणी में अलग अलग वर्ग प्रदान किए गए नहीं, चूंकि समस्थानिकों के परमाणु संख्या क्या है, इसीलिए तत्व और उसके समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में रखे गए हैं। यानी कि जहां पर कार्बन 12 है वहीं पर कार्बन 14 ही भी है। आधुनिक आवर्त सारणी में
तत्व और उसके समस्थानिकों को एक ही वर्ग में रखे गए हैं, एक ही वर्ग के एक ही स्थान पर रखे गए हैं दोस्तों, तो ये भी गलत है। समस्थानिक तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान किंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल गलत है। यहां पर समस्थानिक यहीं चेक कर लीजिए, इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना है, इस कार्बन में प्रोटॉन कितना है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर, एक परमाणु में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा। अब इसमें भी प्रोटॉन कितना, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितना 8। तो समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन समान है, इलेक्ट्रॉन समान है, लेकिन न्यूट्रॉन समान नहीं होते हैं, तो सही है आपका 2। बहुत लोग कह रहे बिहार एसएससी का क्लास कब से होगा, प्लीज बताइए, 1 महीने से बंद है। अरे बिहार एसएससी का क्लास ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया गया है, एक बार आप चेक करिए ना। किस स्थिति में आंतरिक परावर्तन संभव है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। आंतरिक परावर्तन 2 स्थितियों में संभव है। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए तब संभव है। दूसरा शर्त है आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या हो, बड़ा हो। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन अथवा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 स्थितियों में संभव है, और दोनों स्थिति एक साथ होनी चाहिए। पहला शर्त है कि सघन माध्यम से प्रकाश को विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए, और दूसरा शर्त है कि आपतन कोण क्रांति कोण से। लेकिन प्रश्न केवल इसी शर्त पर आपका बन जाएगा, प्रकाश के किरणों का आंतरिक परावर्तन अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए। सघन माध्यम वो माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, विरल माध्यम वो माध्यम होगा जिसका अपवर्तनांक कम होगा। 2 माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक है वो क्या हो जाएगा, और जिसका अपवर्तनांक कम है वो क्या हो जाएगा। तो केवल यहीं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला है वायु से कांच में जाए, वायु क्या है, कांच क्या है, क्योंकि अगर वायु का अपवर्तनांक देखे तो वायु का अपवर्तनांक 1.008 होता है, वहीं कांच का अपवर्तनांक 1.52 से 1.65 तक होता है। तो वायु विरल माध्यम है और कांच, तो पहला में कह रहा है वायु से कांच, तो मतलब विरल से सघन में जा रहा है, आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। दूसरा है वायु से जल, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, तो यहां पर भी वही हो रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तीसरा है कांच से वायु में जाए, कांच कैसा माध्यम है और वायु कैसा, विरल, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा और वायु का अपवर्तनांक कम है, तो यहां पर प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, मतलब यहीं पर आंतरिक परावर्तन होगा। डी नंबर में जल से कांच, तो जल कांच के सामने विरल माध्यम है, तो यहां पर भी प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, आंतरिक परावर्तन नहीं होगा।
प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के दो शर्त हैं। पहला, प्रकाश सघन से विरल की ओर जानी चाहिए, और दूसरा, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होनी चाहिए। प्रश्न हालांकि केवल पहले शर्त के आधार पर पूछा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? और यह भी याद रखिएगा कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। भिन्न भिन्न माध्यम के अपवर्तनांक आपको दिए हुए हैं, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो माध्यम उतना ही ज्यादा सघन होगा और उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा वो माध्यम उतना ही विरल होगा और उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। क्लियर बात समझ में आ गई? निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कॉफी का क्या खाते हैं? बीज। और कभी कभी कॉफी के बीज में मिलाया जाता है। ये बोर्ड को क्या हुआ है पता नहीं, बोर्ड बदला है जी। हाँ, ओ थोड़ा इस पे घर्षण कम हो रहा है। तो बीज, कॉफी का कौन सा भाग हम खाते हैं? बीज। और कभी कभी इसमें मिलाया जाता है क्या? जड़ का चूर्ण, और कॉफी को बेहतर बनाने के लिए। और जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चिकोरी चूर्ण। क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। कॉफी में मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण वास्तव में क्या है? क्लास बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है जी। हमारे ऑनलाइन दोस्त जो है वह अलग अलग माध्यम में क्लास करते हैं, कोई छत पर, कोई घर में, और कभी कभी कमेंट आता है कि सर हम एवरेस्ट की चोटी पर बैठे हुए। बहुत बोलते हैं हम नेपाल से क्लास कर रहे हैं। एक दिन तो कमेंट किया कि सर हम बांग्लादेश से क्लास कर रहे हैं। हमको तो डर लग गया कहीं पाकिस्तान में मेरा क्लास न फैल जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही गलत है। लौंग का पुष्पकली और सूखा पुष्पकली खाते हम लोग। कॉफी के बीज कुनैन के छाल से, कुनैन वास्तव में छाल है, सिनकोना के पेड़ से ना, पेड़ का नाम है क्या? सिनकोना। विषुवत रेखीय प्रदेश में जो वर्षा वन है उसमें बहुत मात्रा में सिनकोना पाए जाते हैं, और सिनकोना के छाल से ही बनता है क्या? कुनैन, जो मलेरिया के रोग में काम आते हैं। केसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र फूल के मादा भाग हैं, फूल के मादा भाग है। तो कभी ये भी दे सकता है वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिका को अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइल, वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? स्टिग्मा। ये जानना जरूरी है। कभी कभी वर्तिका न लिखकर हिंदी में ही स्टाइल लिख दिया जाता है, और ये दोनों फूल के मादा भाग हैं। तो केसर जो हम लोग खाते हैं वो वास्तव में केसर फूल के मादा भाग हैं, फूल के मादा वाला भाग है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को एक बंद बर्तन में मिश्रित कर दिया जाए तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है।
गैसों के आंशिक दाब से संबंधित उपर्युक्त नियम डाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? नियम समझे। डाल्टन का कोना एक बंद बर्तन है और इसमें 3 गैस मान लीजिए हम डाल दिए, ए, बी और सी। एक बंद बर्तन है और इस बंद बर्तन में 3 गैस डाल दिए और ये गैस ऐसा है जो एक दूसरे से रिएक्शन अथवा अभिक्रिया नहीं करता है। तो डाल्टन का कहना है कि अगर ए का प्रेशर पी ए हो, बी का प्रेशर पी बी हो और सी का प्रेशर पी सी हो, यानी कि जब बंद बर्तन में ए था तो उस बर्तन पर ए गैस का प्रेशर कितना था, और ए के जगह जब उसी बंद बर्तन में बी गैस को डाले तो बी गैस के द्वारा बर्तन पर प्रेशर कितना लगाएगा, पीबी, और जब सी को डाले तो उन्होंने बर्तन पर कितना का दाब लगाया, पीसी। ये मान कर चलते। तो अगर एक बंद बर्तन में एक गैस को डाले तो उसका प्रेशर इतना है, बी का प्रेशर इतना है, सी का प्रेशर इतना है। तो डाल्टन का कहना है कि इसी बंद बर्तन में अगर तीनों गैस को एक साथ डाल दे तो कुल दाब हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, बरसते हुए तीनों गैस आपस में रिएक्शन ना करे। आंशिक दाब का मतलब हो गया अलग अलग दाब। क्लियर है? समझ गए? डाल्टन का यह नियम समझे कि नहीं समझे? फिर से समझ जाइए। मान लीजिए एक बंद बर्तन है, उसमें किसी गैस ए को डाले और आप जानते हैं कि गैस को जब आप बर्तन में रखते हैं तो गैस उस बर्तन के सभी दीवारों पर दाब डालता है। जब आप गैस को बंद बर्तन में रखेंगे तो गैस उस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर दाब डालेगा। ठोस और द्रव ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन गैस बंद बर्तन के सभी दीवारों पर दाब डालते हैं। तो डाल्टन का कहना है कि एक गैस को जब हम बंद बर्तन में डाले तो उसका प्रेशर मान लिए पी ए है, एक दूसरे गैस बी को डाले तो उसका दाब पी बी है, एक तीसरे गैस सी को डाले तो उसका दाब पी सी है। तो डाल्टन का कहना है कि अब इन तीनों गैस को एक ही बर्तन में डाल दे तो कुल दाब तीनों गैसों के अलग अलग दाब अथवा आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। शर्त यह है कि तीनों गैस आपस में अभिक्रिया ना करे। क्लियर हो गया? बात समझ गए? नेक्स्ट, 2 गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा है, एक ही सरल रेखा में एक दूसरे की ओर 2.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति, यहां गति सही नहीं लिखा हुआ, गति करते हैं। यानी कि 2 गोला है और दोनों गोला का द्रव्यमान कितना है, 1.5 kg, और दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, और दोनों का वेग भी क्या है, समान है। दोनों का वेग भी क्या है, समान है। तो टकराने के बाद वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो आप यहां पर संवेग संरक्षण नियम का पालन कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टकराने से पहले जितना संवेग था, टकराने से पहले का कुल संवेग टकराने के बाद भी कुल उतना ही रहेगा। इस दोनों गोले का कुल संवेग टकराने से पहले जितना है उतना ही टकराने के बाद रहेगा। तो यहां पर कुल संवेग निकालिएगा तो संवेग P बराबर क्या होता है, mv। तो इसका हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 2.5, तो कितना हो गया जी। वैसे गुना करने का मतलब नहीं है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है ना। तो इसका संवेग, इस गोला का संवेग हो जाएगा P इंटू माइनस V, P इंटू माइनस V, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत। इस गोला का संवेग अगर mv मानिएगा तो इस गोला का संवेग P माइनस V हो जाएगा, क्योंकि दिशा एक दूसरे का क्या है, विपरीत है।
तो इसका जितना आएगा दोस्तों, इसका आएगा -1.5 गुना 2.5। अब ये दोनों जुट कर क्या हो जाएगा? 0। तो टकराने से पहले कुल संवेग कितना था? 0। तो टकराने के बाद भी कुल संवेग कितना रहेगा? 0। अब कुल संवेग 0 होने का मतलब उसका वेग भी क्या है? 0। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? अब वैसे भी देख रहे दोनों समान द्रव्यमान का, दोनों का वेग समान, टकराएगा जगह पर रुकेगा। समझे कि नहीं समझे? रवि रंजन जी कह रहे रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्डेड नहीं है दोस्त, लाइव है, लाइव शरीर लाइव है। चलिए, हमारा एक दोस्त कहता है कि पाकिस्तान से क्लास कर रहे हैं, काहेल डरा रहे हैं जी। क्लियर है? कंफ्यूजन दूर हुआ ना? कंफ्यूजन नहीं दूर होगा तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा 2.5। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप समझ जाइए कि ऐसी स्थिति हो जब दोनों का द्रव्यमान समान हो, वेग भी दिशा विपरीत हो, तो सीधा मारिए क्या? 0। अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक अम्ल है। अनोक्सी शोषण बिना ऑक्सीजन का होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब पौधा और जीवाणु या मोनेरा जगत का नाम सुने हैं? जब पौधा और जीवाणु में अनोक्सी श्वसन होता है तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूट करके बनाता है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी ऊर्जा। 2 एटीपी ऊर्जा। क्लियर? जब अनोक्सी श्वसन किसमें हो? पौधा में या मोनेरा जगत के जीवों में, तब उस अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एक ग्लूकोज से कितना एटीपी। और अगर अनोक्सी श्वसन किसमें हो? जंतु में हो। अनोक्सी श्वसन किसमें हो? जंतु में हो, जैसे मानव। तब इस जंतु के शरीर में होने वाले अनोक्सी श्वसन में बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और यहाँ पर भी एक ग्लूकोज से कितना एटीपी? ये लैक्टिक एसिड है दोस्तों। ये कैसा एसिड है? लैक्टिक एसिड। तो ध्यान दीजिए, अनोक्सी श्वसन में इथाइल अल्कोहल भी बनता है और अनोक्सी श्वसन में लैक्टिक एसिड भी बनता है। इथाइल अल्कोहल बनता है किसमें? और अनोक्सी श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है किसमें? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, पौधा और जंतु में अनोक्सी श्वसन हमेशा नहीं होता है। पौधा और जंतु में अनोक्सी श्वसन तब होता है जब पौधा और जंतु को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए या पौधा और जंतु में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए। लेकिन अगर जीवाणु की बात करिएगा, जीवाणु में हमेशा कैसा श्वसन होता है? अनोक्सी श्वसन ही होता है। मोनेरा जगत के सभी जीवों में केवल कैसा श्वसन होता है? अनोक्सी श्वसन होता है। लेकिन पौधा और जंतु में अनोक्सी श्वसन केवल उस स्थिति में होता है जब उन्हें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, जब उन्हें ऑक्सीजन की। और अगर ऑक्सी श्वसन की बात करिएगा तो ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा। 38 एटीपी ऊर्जा। बैलेंस करिएगा, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6 लग जाएगा। तो अनोक्सी श्वसन का, अनोक्सी श्वसन या बिना ऑक्सीजन के श्वसन में लैक्टिक एसिड बनते हैं, इथाइल अल्कोहल बनते हैं, जबकि ऑक्सी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। अनोक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज टूटकर मात्र कितना देता है?
2 एटीपी, ऑक्सी श्वसन में 1 ग्लूकोज टूटकर 38 एटीपी। आप जानते होंगे श्वसन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन यह भी याद रखिए कि बिना ऑक्सीजन का भी श्वसन संभव है, और बिना ऑक्सीजन का जो श्वसन संभव है उसे कहते हैं अनोक्सी श्वसन। बस अंतर यह है कि अनोक्सी श्वसन में ऊर्जा कम मिलेगा और ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा ज्यादा मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिएगा, कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अनोक्सी श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है कि लैक्टिक एसिड बनता है। दोनों बनता है। लैक्टिक एसिड जंतु में बनते हैं, इथाइल अल्कोहल पौधे में बनते हैं, इथाइल अल्कोहल और जीवाणु में बनते हैं। क्लियर हो गया? नहीं समझ गए? आगे बढ़ जाएं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलिए, आज सभी ऑनलाइन वाले दोस्त, आज पता नहीं प्रशासन का क्या आदेश था, तो कोचिंग बंद है, लेकिन आप लोगों के लिए हम उपस्थित हैं। रेलवे में क्वेश्चन बनेगा, रेलवे वाले के लिए तो ई टेस्ट जान है, जान। क्या बोला है? अरे बहुत कुछ रहता। आप जिस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं ना, उसको हम कल अगले टेस्ट में लाएंगे। 8 पर आइए। क्या साथ में कोई दिक्कत नहीं ना है? बाद में पूछ लीजिएगा, अभी आपका आवाज भी हमको थोड़ा नहीं आ रहा है, बाद में आप पूछ लीजिएगा। 8 नंबर, विद्युत ऋणात्मकता का कौन सा क्रम सही है? पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। और यहां पर सबसे पहले आप 2 बातों को याद रखिए कि जो धातु हैं, मेटल, वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और जो अधातु है, नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण। क्यों? तो प्रकृति ने उसे इसी तरह से बनाया है। तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्लियर हो गया ना? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी अधिक होगी। अब यहां पर 2 है, धातु है और अधातु। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का गुण रखेगा? नहीं रखेगा। तो धातु की विद्युत ऋणात्मकता अति न्यून होती है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसीलिए अधातु इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित करेगा। और यही कारण है कि अधातु की विद्युत ऋणात्मकता काफी ज्यादा होती है। तो धातु विद्युत ऋणात्मक नहीं होते हैं, धातु तो विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत ऋणात्मक कौन होते हैं? अधातु। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता किसमें है? अधातु में है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि कहीं भी धातु रहेगा उससे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? और ऑप्शन में ध्यान दीजिए, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? सोडियम क्या है? तो निश्चित तौर पर सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, क्योंकि बाकी सब अधातु है, केवल सोडियम धातु है। तो किसी भी अधातु की विद्युत ऋणात्मकता निश्चित ही किसी धातु से अधिक होगी। किसी भी अधातु की विद्युत ऋणात्मकता निश्चित ही किसी धातु से। तो ऑप्शन में सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम, इसीलिए आंसर या तो ये होगा या ये तो हो ही नहीं सकता है।
ए होगा या डी होगा। उसके बाद आपके ऑप्शन में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ये सब के सब वर्ग 17 के सदस्य किसके? वर्ग 17 के सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्या होती है? अधातु यानी हैलोजन में, हैलोजन वाले वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, यानी फ्लोरीन से कम है, क्लोरीन से कम है, ब्रोमीन से भी कम है। तो हैलोजन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होगा? मारिए इसका आंसर डी। समझे सवाल को? सवाल कॉन्सेप्ट आधारित है, रटने वाला सवाल नहीं है यह। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हैलोजन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका? और आप याद रखिए अधातु वाले वर्ग में कोई भी अधातु वाला वर्ग है 14, 15, 16 या 17, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, विद्युत ऋणात्मकता। अब यहां पर सल्फर, आपको सल्फर एक जो है आपको मिस्टेक करता होगा। तो सल्फर वर्ग 16 के सदस्य हैं, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो 16 के बाद आएगा किसका नंबर? तो किसी भी हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज्यादा होगा, क्योंकि सल्फर वर्ग 16 का है और ये आयोडीन, ब्रोमीन वर्ग 17 का है, और बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। तो वर्ग 16 के तत्व से ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? 17 की होगी। समझ गए? नेक्स्ट, घरों में लगे पंखे, बल्ब एवं अन्य विद्युत उपकरण समांतर क्रम में ही क्यों जोड़े जाते हैं? जब विद्युत परिपथ में एक चालक तार हो। कितना? एक चालक तार हो। तो समझ जाइए कौन सा क्रम है। तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में कोई दिक्कत? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में कोई दिक्कत? तो जब विद्युत परिपथ में एक ही चालक तार हो, जैसे चाइनीज लड़ी देखे हैं, सारा बल्ब एक ही चालक तार से जुड़ा होता है। उस चालक तार में न्यूट्रल भी होता है और लाइव भी होता है, वो अलग बात है। वो चाइनीज लड़ी, दीपावली वाला, वो श्रेणी क्रम रहता है सब। और घर में निश्चित ही आप देखे होंगे कि एक से अधिक चालक तार होते, तो घर में हमेशा विद्युत उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं? इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले समझ लीजिए, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम की विशेषता है दोस्तों कि इसमें विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, जबकि धारा का मान क्या होता है? समान होता है। श्रेणी क्रम में मान लीजिए कि एक तार है, श्रेणी क्रम में चालक तार कितना है? एक। श्रेणी क्रम में चालक तार कितना है? एक ही है। इसी से बल्ब भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी से पंखा भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी से हीटर भी जुड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में वोल्ट मिलेगा सबको अलग अलग। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ है पावर, तो सबसे ज्यादा विभवांतर इसको मिलेगा, उससे कम इसको मिलेगा, उससे कम, और सबसे अंत में रहेगा उसको विभवांतर यानी वोल्ट सबसे कम मिलेगा। तो श्रेणी क्रम की विशेषता यह है कि विभवांतर सबको अलग अलग, धारा सबको समान मिलता है। जबकि हमारे घरों में स्थिति अलग है।
हमारे घर में बल्ब जलते हैं, टीवी जलते हैं, फ्रिज चलते हैं, एसी चलते हैं, मतलब नहीं चलते नौकरी के बाद चलेगा, और उसको धारा चाहिए अलग अलग, उसको धारा चाहिए अलग अलग। एसी को ज्यादा धारा चाहिए, बल्ब को कम धारा चाहिए, टीवी को मीडियम चाहिए। जबकि श्रेणी क्रम में मिलेगा धारा, तो घर में ये क्रम काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि घर में जो विद्युत उपकरण होते हैं उसको एक समान धारा नहीं बल्कि अलग अलग चाहिए। और दूसरा, हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण होते हैं वो लगभग सब के सब कितने वोल्ट पर काम करते हैं? तो घर के विद्युत उपकरण को धारा चाहिए अलग अलग, वोल्ट चाहिए समान, जबकि श्रेणी क्रम में वोल्ट अलग अलग, धारा, इसलिए घर में श्रेणी क्रम लगाया नहीं जा सकता। मेन यही कारण है दोस्तों। श्रेणी क्रम में एक ही स्विच मिलेगा, जलेगा तो सब, चलेगा तो सब, बंद होगा एक साथ। तो श्रेणी क्रम में आपको स्विच भी कितना मिलेगा? एक। जैसे श्रेणी क्रम में बल्ब, पंखा, हीटर जो लगा हुआ है, आपको बंद करना, सबको एक साथ बंद करना पड़ेगा। चालू करिएगा तो सब एक साथ चालू होगा। कई घर में ऐसा व्यवस्था हम कर सकते हैं? अलग अलग बंद और चालू करना है तो केवल संभव है किस क्रम में? समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में बीच में कोई एक खराब हो गया, उसके बाद सब बंद। मान लीजिए यहां पर बल्ब खराब हो गया तो पंखों बंद होगा, हीटरों बंद होगा। पंखा खराब हुआ तो हीटर भी बंद होगा, उसके बाद जो भी जुड़ा है सब बंद हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में बीच में कोई एक उपकरण खराब हो गया तो बाकी सारा उपकरण कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा होता, और इसलिए हम घर में केवल कौन सा क्रम लगाते हैं? क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर होगा डी। आज दरोगा का फर्स्ट बैच नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आजकल आरओ वाटर का बहुत प्रचलन है, वैसे हम भी आरओ ही पीते हैं। पेयजल साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका आरओ सिस्टम में कौन से नुकसान हो सकते हैं? आरओ सिस्टम जल को साफ करने का अति आधुनिक विधि है, और इसका आरओ सिस्टम का दो सबसे बड़ा दोष है कि ये पानी को इतना साफ कर देता है, इतना साफ कर देता है कि जिसको साफ नहीं करना चाहिए उसको भी साफ कर देता है। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ सिस्टम जल का सफाई इतने सूक्ष्मता के साथ करता है कि जो जल में उपस्थित रहनी चाहिए वो भी बाहर निकल जाता है। एक दिक्कत ये है। दूसरा दिक्कत है कि आरओ सिस्टम में जल को जो साफ किया जाता है उसमें ढेर सारे जल व्यर्थ हो जाते हैं, और दूसरा कि जो जल व्यर्थ होते हैं उसमें आरओ सिस्टम के द्वारा जल से निकाला गया गंदगी भी शामिल होता है, जिसे आरओ प्लांट वहीं पर छोड़ देते हैं। अब फिर वो व्यर्थ जल और निकाला गया गंदगी पुनः भूमिगत जल में जाकर के फिर से उसको क्या कर देते हैं? प्रदूषित करते हैं। यही आरओ सिस्टम के दो प्रमुख दोष है। पहला कि यह जल को इतने सूक्ष्मता के साथ साफ कर देता है कि आवश्यक खनिज लवण जो जल में रहनी चाहिए वो भी बाहर निकल जाता है। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आप देखे होंगे थोड़ा महंगा बिकता है, तो उसमें क्या करता है? पहले रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है, अब फिर बाहर से जो मिनरल रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा निकल गया है उस मिनरल्स को फिर से क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। इसीलिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पर लिखा रहता है एडेड मिनरल्स। आप पढ़े होंगे एडेड मिनरल क्यों किया गया है? क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा कई सारे खनिज लवण यानी मिनरल्स बाहर निकल गए थे। क्या होगा उत्तर? सी। लेकिन फायदा है कि बड़ी सस्ता है। क्या सस्ता क्यों है आपको पता है? सरकार को अभी तक भनक नहीं लगा है कि बिजनेस चल रहा है।
जिस दिन सरकार को पता चलेगा कि फ्री में जल को निकाला जाएगा, तुरंत सरकार लाइसेंस लेकर आएगा कि आरओ सिस्टम वाले को लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी सब आरओ जिसको देखे वहीं आरओ प्लांट बिठा देता है। यानी एक से एक निकम्मा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आरओ बिठाएंगे चलो। इतना जल को निकाल रहा, इतना जल को निकाल रहा, अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। ये आरओ प्लांट वाले सब जल को इतना निकाल रहे हैं कि समय आएगा भूमिगत जल को ये आरओ सिस्टम वाला सब तबाह करके बंद कर देगा। दोस्तों, सरकार को जागना चाहिए, आरओ प्लांट वाले पर अंकुश लगाना चाहिए और सबसे जरूरी लाइसेंस व्यवस्था को तुरंत लानी चाहिए। आरओ लगाना है लगाओ, जाओ गंगा से पानी लाओ, उसको साफ करके बेचो। भूमिगत जल काहे निकाल रहा है तुम, है कि नहीं जी? सीधा कहेगा आरओ प्लांट बैठाना बिठाइए, लेकिन साफ करिए गंगा का जल, अब पिलाइए सबको। अभी आरओ प्लांट वाले भूमिगत जल का इतना दोहन कर रहे हैं, अभी तो आरोप किसान पर लगता है कि वे भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि भूमिगत जल का जितना दोहन किसान कर रहा है, आने वाले 5 साल में उससे अधिक ये आरओ प्लांट वाला माफिया सब करेगा। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जैव क्रिया, जैव क्रिया मतलब समझ रहे हैं ना, जैव क्रिया मतलब वो क्रिया जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सा जैव क्रिया मुख्यतः जंतु में ही होता है, पौधे में नहीं? तो पौधों में पोषण होता है, श्वसन होता है, जनन होता है, लेकिन उत्सर्जन जंतु में ही होता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में नहीं होती है। शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। लेकिन पौधों को प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि पौधे के शरीर के भीतर कोई हानिकारक पदार्थ बनते ही नहीं है, अर्थात पौधे में वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है जिस तरह से जंतुओं में होता है। क्या वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन का मतलब क्या है समझिए। शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता? उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का जो जल बाहर निकलता वो जल हानिकारक थोड़े ना है, हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलेगा तब क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। धोने वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट जल में घुलकर बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अर्थात धोने वाला सोडा। हालांकि इसमें 10 जल के अणु लगे होते हैं, 10 जल के अणु लगे होते हैं। चूंकि इसका रिएक्शन हम जले में करवा रहे हैं तो जल को हटा दिए। तो जब धोने वाले सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट को जल में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, अर्हेनियस को याद कीजिए, उनका कौन है? OH होगा तो क्षारीय होगा। वैसे भी आप जानते होंगे कि डिटर्जेंट क्षारीय होते हैं, साबुन क्षारीय होते हैं। क्लियर? डिटर्जेंट यानी धोने वाला सोडा, साबुन, ये सब क्या होता है? क्षारीय। ये सब रिएक्शन इसीलिए बता दिए कि हमको याद था। आगे आते दोस्तों, 13 नंबर, 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार का तरंग है? श्रव तरंग है या अपश्रव तरंग है? ये पराश्रव तरंग है।
ये किस प्रकार का तरंग है, इसका जानकारी आपको तब मिलेगा जब आप तरंग की आवृत्ति निकालेंगे। यहां पर तरंग की आवृत्ति निकाल लीजिए दोस्तों। तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा कितना है, आवृत्ति निकालना है हमें, और वेग कितना है। और आप जानते हैं तरंग का वेग भी बराबर एन लैम्डा, यानी 300 बराबर एन का मान निकालना है 0.3। हालांकि इसको एन नहीं ईटा पढ़ते, ईटा ये ग्रीक शब्द है। तो एन बराबर हो गया 300 बटे 0.3, यानी कितना हो गया जी, 1000 हो जाएगा। 1000 ना, 1000 हर्ट्ज। अब श्रव्य तरंग उसे कहते हैं जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, और 1000 इसके बीच में आ जाएगा, मतलब ये कैसा तरंग है, श्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग उसे कहते हैं जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। पराश्रव्य तरंग उसे कहते हैं जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। और सूक्ष्म तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये ध्वनि तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य, जिसमें मानव केवल इसी तरंग को सुन सकता है। इस और इस तरंग को विशेष जंतु ही सुन सकते हैं, सभी सुन नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। ये क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं मिला होगा। मिला है? नहीं, हमको मिला, हम भी चौंक गए। इसका उत्तर होगा एसिटोबैक्टर फेब्रम। एसिटोबैक्टर फेब्रम, एसिटोबैक्टर फेब्रम। कुछ दोस्त बोल रहे हैं यूट्यूब पर आ जाइए। दोस्तों यूट्यूब पर आ जाएंगे, झूठ मूठ का पूरा दुनिया का आदमी देखेगा, कोई गाली बकेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। क्या आराम से अपने ऐप पर आ जाइए, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों आपको। तो चॉकलेट के किण्वन, चॉकलेट के फर्मेंटेशन में किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है? एसिटोबैक्टर फेब्रम। रट लीजिए। 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इको सिस्टम। और पारिस्थितिक तंत्र समझ रहे हैं ना दोस्तों? हमारा पर्यावरण बहुत विशाल है, हमारा पर्यावरण बहुत विशाल है। पर्यावरण इतना विशाल है कि समूची पृथ्वी ही उसमें समाहित है। तो विशाल और विस्तृत पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत जटिल हो जाता है। पर्यावरण के अध्ययन को जटिलताओं से बचाने के लिए पर्यावरण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, और वो टुकड़ा क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। यानी पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र, झील पारिस्थितिक तंत्र, तालाब पारिस्थितिक तंत्र। पर्यावरण के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले ने किया था, 1935 में किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ। तो पारिस्थितिक तंत्र समझ गए हैं ना दोस्तों? एक बार पुनः समझ लीजिए, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में कन्फ्यूजन है बहुत लोगों को। हमारा पर्यावरण बहुत ही विशाल और विस्तृत है। विशाल और विस्तृत पर्यावरण को पढ़ना बहुत जटिल हो जाता है। पर्यावरण के अध्ययन को आसान बनाने के लिए ही उसे कई भागों में बांटा जाता है,
और पर्यावरण को जब आप कई भागों में बांट दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? पारिस्थितिक तंत्र। यानी सारा पारिस्थितिक तंत्र मिलकर पृथ्वी के पर्यावरण को निर्मित करते हैं दोस्तों। अब करें कि पारिस्थितिक तंत्र में केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे प्रमुख है कौन? उत्पादक, जिसकी भूमिका कौन निभाते हैं? पेड़ पौधा। दूसरा प्रमुख है कौन? उपभोक्ता। और उपभोक्ता 3 तरह के या 4 तरह के। प्राथमिक उपभोक्ता जो क्या होते हैं? शाकाहारी, जैसे खरगोश, बकरी। प्राथमिक उपभोक्ता को मारकर जो खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को जो मारकर खाते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता को जो मारकर खाते हैं वो चतुर्थ उपभोक्ता। यानी केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही है जो किसी को मारकर नहीं खाते हैं। वे क्या खाते हैं? पेड़ पौधों के उत्पाद खाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं, अन्य सभी उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं। तो पहला कथन क्या है? सही, और दूसरा क्या है? गलत। पहला कथन सही, दूसरा गलत। कुछ लोग कह रहे हैं कि पौधा कीटों को खाते हैं, पौधा कीटों को खाते हैं। वो एक विशेष परिस्थिति है जिसकी चर्चा हम कर लेंगे। मानव किडनी के जिस भाग से मूत्रवाहिनी नली निकलती है, नली का विकास होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मानव का किडनी सेम के बीज के समान होता है और ये लगभग 140 ग्राम का होता है। वयस्क आदमी का किडनी। किडनी का बाहरी भाग होता है उत्तल। किडनी का बाहरी भाग होता है उत्तल और भीतरी भाग होता है अवतल। भीतरी भाग होता है अवतल। तो किडनी के इसी भाग से मूत्रवाहिनी नली निकलती है और मूत्राशय से जुट जाती है, मूत्राशय से जुट जाती है। और किडनी के इस भाग का नाम है दोस्तों हाइलम। हाइलम के पिछले भाग का नाम है क्या? पेल्विस। बोमेन कैप्सूल और पिरामिड। बोमेन कैप्सूल किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन का हिस्सा है। तो किडनी के जिस भाग से मूत्रवाहिनी निकलती है उस भाग को कहते हैं क्या? हाइलम के पिछले वाले भाग को क्या कहते हैं? पेल्विस। अब पेल्विस में पिरामिड के समान संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? पिरामिड ऑफ किडनी कहते हैं। अब बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन से जुड़ी संरचना है। आगे बढ़े। मानव के किडनी का वजन परिरक्षक प्रिजर्वेटिव्स जैसे सोडियम बेंजोएट सबसे चर्चित प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो परिरक्षक ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो भोजन में सूक्ष्म जीवाणुओं के वृद्धि या उपस्थिति को रोकता है। इसके अलावा परिरक्षक भोजन को ऑक्सीकरण से भी बचाता है। इसके अलावा परिरक्षक नमी को भी दूर करता है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? सबसे प्रचलित परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट। लेकिन सोडियम बेंजोएट केवल किसको रोकता है? जीवाणु के वृद्धि को। भोजन को ऑक्सीजन से मुक्त रखना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों लेसीथीन, लेसीथीन या सिट्रिक अम्ल या विटामिन ई, ये सब ऐसे परिरक्षक है जो भोजन को ऑक्सीजन और नमी दोनों से बचाकर रखता है। सोडियम बेंजोएट
सबसे चर्चित परिरक्षक है, जिसका उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने मान्यता प्रदान किया हुआ है। तो सारे कंपनी सोडियम बेंजोएट का खुलकर उपयोग करते हैं, लेकिन सोडियम बेंजोएट भोजन में केवल सूक्ष्मजीव के वृद्धि और विकास को रोकता है। सोडियम बेंजोएट भोजन को ऑक्सीजन नमी से बचाने का कार्य नहीं करता है। ऑक्सीजन और नमी से भोजन को बचाए रखने वाला प्रिजर्वेटिव में सबसे प्रमुख कौन है? लेसिथिन, उसके बाद सिट्रिक अम्ल, उसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई भी परिरक्षक के तौर पर काम करते हैं। विटामिन ई भी परिरक्षक के तौर पर काम करते हैं, लेकिन विटामिन ई भोजन को ऑक्सीकरण और नमी से बचाए रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, कोई पत्थर को किसी वेग से ऊर्ध्वाधरत यानी ऊर्ध्वाधर होगा, यहां पर ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल ऊपर की ओर फेंका गया और वह 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। बताए कि पत्थर को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक पत्थर को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है और हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे घट जाता है और अंतिम वेग क्या हो जाता है? और मैक्सिमम हाइट कितना प्राप्त किया है? और यहां पर जी का मान दिया नहीं है, लेकिन यहां पर जी का मान हम कितना लेंगे? 10 ले लीजिए, लेकिन वैसे औसत मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ 10 लीजिए, तब सवाल हल होगा आपका। और निकालना है कि ऊंचाई पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। अब समय निकालने के लिए यहां पर आपको पहले प्रारंभिक वेग निकालना पड़ेगा। क्यों? तो समय निकालिएगा दो फॉर्मूला से, h बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी माइनस, इसीलिए क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो जी माइनस होगा, और जी माइनस होगा तो यहां भी माइनस आ जाएगा। इस सूत्र से भी अगर टी का मान निकालिएगा तो आपको किसका मान चाहिए? यू। दूसरा फॉर्मूला भी बराबर यू माइनस जी टी, माइनस इसीलिए आया है कि वस्तु ऊपर जा रहा है, इसके लिए जी माइनस होगा, और जी माइनस होगा तो यहां भी माइनस होगा। इससे भी आप टी निकालिए तो आपको चाहिए यू। तो पहले यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? यू निकालना पड़ेगा। यू निकालने के लिए आप भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। भी का मान क्या है? 0। यू का मान निकालना है, जी का मान 10, एच का मान कितना? 80। ये माइनस होगा, इस साइड आ जाएगा, 8 दूनी 1600 बराबर यू स्क्वायर, यानी यू बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपका टी निकल जाएगा, क्योंकि भी बराबर यू माइनस जी टी। भी का मान है 0, यू का मान निकल चुका है, जी का मान 10, टी का मान निकाला है, तो 10 टी बराबर कितना हो गया? 40। टी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। रुक गया है जी। नहीं रुका है दोस्तों, काहेल हाला करें, सही है सब कुछ। तो वैसी सहायक फसल को क्या कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्व को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति। जैविक पदार्थ का मतलब सूक्ष्म जीव, जैविक का मतलब होता है सजीव, जैविक का मतलब होता है जैविक पदार्थों के पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हरी खाद। नहीं जानते तो याद कर लीजिएगा दोस्तों। क्लियर? हरी खाद। अब गांव सब में देखे होंगे कि खासकर बिहार की बात कर रहे हैं, हमारे गांव की बात करें, गेहूं काटता है
और उसके बाद हल्का सा जुताई, अब मूंग की फसल को लगाया जाता है। और मूंग के फसल में किसानों को ज़्यादा लागत लगता नहीं है, मूंग का फसल भी हो जाता है, दलहन फसल भी किसान उपजा लेते हैं छोटे समय में, और इससे उसका मिट्टी भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो वो जो गेहूं कटकर तुरंत उसमें मूंग लगाया जाता है, मूंग दलहन फसल है। दलहन फसल के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहते हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों में और खासकर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और फिर मूंग के बाद किसान शायद धान लगाते हैं। जो किसान जागरूक है वो धान लगाएगा, जो जागरूक नहीं है वो मूंग तोड़कर फिर इंतजार करेगा। बहुत हम ऐसे भी किसानों को देख रहे हैं जो बाढ़ का इंतजार करते रहते हैं, बाढ़ आएगा, हम तो धान नहीं लगाए हैं, सबका धान डूबेगा। ठीक है, और हम दोहरी मजा लेंगे, सबका धान डूबेगा अलग मजा, मछली खाएंगे अलग मजा। ऐसे किसान से मिले हैं आप लोग? हम लोग मिले हैं। ठीक है, और खासकर हमारे गांव में ऐसे किसान बहुत हैं, क्योंकि हमारा गांव एकदम बाढ़ ग्रसित गांव है। 20 नंबर पर आते हैं। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 1942 में सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1970 में नहीं बल्कि 1971 में। एक क्वेश्चन आ रहा है, साइंस का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 20 से 22 ही सही होता है। दोस्तों याद रखिए एक बात आप लोग, डेली टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो नहीं बन रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम लोगों की कोशिश ही रहती है कि नहीं बनने वाले क्वेश्चन आपके सामने लाया जाए। ठीक है ना? ऐसा मतलब डेली टेस्ट का क्वेश्चन सेटिंग करने में सबसे पहले ध्यान देते हैं कि वैसे प्रश्न को आपके सामने लाया जाए जिसको आपको बनाने में ज़्यादा समय लगता है या आपसे बनता नहीं है। तो इसमें भारी भारी क्वेश्चन सेट ही होता है कि ताकि आप उसको हल करना जान जाए, और जो रिजल्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत है वो टॉपर तक पहुंच जाए। दोस्तों तो डेली टेस्ट के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा है इसके लिए दिक्कत नहीं लेना है, वाकई बहुत भारी होता है। हम भी पहली बार बनाते हैं तो 25, 27, 30 से ज़्यादा नहीं बनता है दोस्तों। क्लियर? क्या हुआ? हाँ 1954 में, 1972 में, परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में, दोनों अलग अलग है। अधिपादप एपीफाइट्स, एपीफाइट्स किन पौधे को कहते हैं? ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे पर उगते हैं, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे पर उगते हैं। विशाल विशाल वृक्ष पर, विशाल विशाल वृक्ष में जो जगह जगह दरारें होते हैं, उस दरारों में लगातार वायु के प्रवाह के कारण धूल कण बैठते रहते हैं। धीरे धीरे बड़े वृक्ष के दरारों में जब धूल कण का लेयर मोटा हो जाता है तो उस पर कोई पौधा पैदा हो करके अपना जीवन की शुरुआत करता है, और उसे ही क्या कहते हैं? अधिपादप। अधिपादप दूसरे पेड़ पर उगने वाले पादप, ये परजीवी नहीं है। होता क्या है कि आप देखेंगे पीपल पर किसी दूसरे पौधे को उगे हुए, तो जो विशाल विशाल वृक्ष होते हैं उसमें ढेर सारे दरारें होते हैं, और उन दरारों में लगातार हवा के प्रवाह के कारण धूल जमते रहते हैं। धूल जमते 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 मोटा हो जाता है और मिट्टी का एक लेयर बना लेता है। अब फिर वहां आकर कोई बीज गिरता है तो उस धूल में उसे पोषण भी प्राप्त हो जाता है और वे जर्मिनेट होकर आगे बढ़ने लगते हैं। तो दूसरे पौधे पर उगे पौधे को क्या कहते हैं? अधिपादप। और अधिपादप दूसरे पौधे पर उगते हैं, लेकिन वो परजीवी नहीं होते, वे प्रकाश संश्लेषण खुद करते हैं।
जल की प्राप्ति कैसे करते हैं जानते हैं? इस अधिपादप में एक विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं, उसका नाम क्या है? बिलामेन उत्तक, जो वायु से नमी को ग्रहण करता, जो वायु से नमी को ग्रहण करता है। तो जो अधिपादप होते हैं वो जल की प्राप्ति कहां से कर लेते हैं? वायु से। उगते कहां है? तो धूल कणों पर या धूल के परत पर, और उस धूल से वे विभिन्न प्रकार के पोषक को ग्रहण कर लेते हैं और अपना जीवन की शुरुआत करते रहते हैं। और ये उगते हैं प्रायः कहाँ? जहां वर्षा पूरे वर्ष भर होती है, तब न वायु में नमी रहेगा, उत्तक से खींचेगा। अगर बहुत कम वर्षा होती है तो वे अधिपादप दूसरे पौधे पर उगेंगे, लेकिन उसकी जीवन अवधि बहुत ज्यादा नहीं होगी। ध्यान दिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक टीचर हम देखे यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, ठीक है, कद्दू करेला को अधिपादप बता रहा था। कद्दू करेला सब अधिपादप नहीं है, ठीक है ना। अधिपादप की स्थिति क्या है समझ गए कि नहीं समझ गए? निम्नलिखित में कौन एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? निम्न में कौन एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब बेहोशी की दवा या ड्रग भी लिख सकते हैं इसको, या ड्रग, बेहोशी की दवा। तो कौन एनेस्थेटिक? एसीटोन नहीं है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ईथर भी है और नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे पावरफुल कौन है? ईथर। और थोड़ा कम पावरफुल नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में तब किया जाता था जब वैज्ञानिकों ने ईथर का खोज नहीं किया था। ईथर का खोज होने के उपरांत क्लोरोफॉर्म का एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में उपयोग बंद हो गया, क्योंकि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ये है CHCl3। क्लोरोफॉर्म जो है ये दोस्तों हवा के संपर्क में आते ही फॉस्जीन गैस बना लेता था। कौन गैस? फॉस्जीन गैस बना लेता है, और ये काफी विषैला है। तो क्लोरोफॉर्म एक ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट था जो थोड़ा सा भी हवा के संपर्क में आने पर फॉस्जीन नामक विषैली गैस बना लेता था, जिससे लोगों को बेहोश करने के साथ मृत्यु भी हो जाती थी कभी कभी। तो जब वैज्ञानिकों ने ईथर का खोज किया तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में बिल्कुल ही क्या हो गया? बंद हो गया। एसीटोन का उपयोग एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड, दांत उखाड़ना है तो कौन बेहोशी? लीवर उखाड़ना है तब ईथर, यानी लंबा बेहोशी, थोड़ी देर की बेहोशी। नाइट्रस ऑक्साइड के बेहोशी में तो आदमी देखते भी रहता है क्यों चीरा लगाया जा रहा है, लेकिन इस बेहोशी में कुछ पता नहीं चलता है। और नाइट्रस ऑक्साइड इसको समान रूप से कोई भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन ईथर का प्रयोग प्रशिक्षित डॉक्टर ही कर सकते हैं। तांबा का एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार, तांबा सुचालक, जर्मेनियम अर्धचालक है। तांबा का एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया गया, तब प्रतिरोध क्या होगा? तो जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, और ठंडा करने पर, धातु को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ठंडा करने पर प्रतिरोध, और बहुत ज्यादा ठंडा करने पर धातु का प्रतिरोध घटते घटते 0 हो जाता, तब उसे अतिचालक कहते हैं या सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो तांबा तो धातु है, उसको ठंडा करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। लेकिन अर्धचालक
अर्धचालक चालक के तुलना में अलग व्यवहार करते हैं। तो ठंडा करने पर तांबा का तारका घटेगा लेकिन जर्मेनियम का बढ़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, ताप का प्रभाव चालक पर जिस प्रकार पड़ता है उसका उल्टा अर्धचालक पर पड़ता है। और धातु, तांबा चूंकि धातु है तो वो चालक है, तांबा धातु है तो वो, और जर्मेनियम आप जानते होंगे कि अर्धचालक है। तो उष्मा के साथ जिस तरह धातु का प्रतिरोध व्यवहार करता है उसका उल्टा व्यवहार करता है किसका प्रतिरोध? अर्धचालक का प्रतिरोध। कवकों में किस प्रकार का पोषण नहीं होता है? स्वपोषण। कवक ऐसे सजीव है जिनके कोशिका में क्लोरोफिल नहीं होते हैं और क्लोरोफिल के अभाव में स्वपोषण संभव नहीं है। क्लोरोफिल के अभाव में स्वपोषण संभव है। कवक मृतजीवी होते हैं, कवक परजीवी होते हैं, कवक सहजीवी भी होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल के अभाव के कारण कवक स्वपोषी नहीं होते। कवक मृतजीवी होते हैं, कवक परजीवी होते हैं, कवक सहजीवी भी होते हैं, लेकिन कवक क्लोरोफिल के अभाव के कारण स्वपोषी नहीं होते हैं। स्वपोषी जीवन जीने के लिए कोशिकाओं में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। परमाणु के अस्थायी कण, आप जानते हैं कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसे मूल कण कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मूल कण का जब परमाणु के भीतर टक्कर होता है तो इन सब कणों की उत्पत्ति होती है, लेकिन कुछ ही समय में इन सब कणों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन जैसे कण अस्थायी कण है। परमाणु के भीतर इन कणों की उत्पत्ति मूल कणों के आपसी टकराव के कारण होता है। मूल कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मूल कणों के आपसी टकराव से जो ये कण निकलते हैं, इसका अस्तित्व बहुत कम समय तक परमाणु के भीतर रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन का खोज एडरसन ने किया है, सही है। न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किया, ये भी सही है। लेकिन मेसोन का खोज किसने किया है? युकावा ने। इसलिए सही है 1 और 2, 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर घर्षण के महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहा जाता है, सही है। गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है, सही है। दोनों कथन क्या है? अब यहां पर 3 प्रकार का घर्षण है। अगर आप इस घर्षण को नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और गतिज घर्षण यानी डायनेमिक फ्रिक्शन। तीनों फ्रिक्शन को आप जान लीजिए। घर्षण तो आप जानते हैं ना, गति के विपरीत दिशा में गति के विरोध करने वाले बल को ही क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ये क्या हो गया जी? हाँ, इस तीनों घर्षण को समझिए। दोस्तों, ये सतह है और इस सतह पर एक द्रव्यमान वाली वस्तु को रखा गया है और इस पर आप बल लगाकर इसको खींच रहे हैं, तो घर्षण पीछे लगेगा कि लगेगा? लगेगा ना। सतह है जिस पर एक द्रव्यमान वाली कोई वस्तु रखा है और उसे हम F बल से खींचेंगे तो निश्चित ही विपरीत दिशा में क्या लगेगा? घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स। तो एक वस्तु पर बल लगाए
लेकिन वस्तु अपने स्थान से टस मस भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारे द्वारा जो बल लगाया गया उससे कहीं ज्यादा पीछे क्या लगा, और इसलिए वस्तु टस मस नहीं हुआ। एक वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु विराम की अवस्था में ही अगर बना है, तो उस विराम की अवस्था में जो घर्षण लगा है वो कौन घर्षण है? स्थिर। यानी स्थिर अवस्था में जो घर्षण लगा है, या बल लगाने पर भी जो घर्षण बल वस्तु को स्थिर रखता है वो क्या है? स्थिर घर्षण। समझ गए ना? लेकिन अगर F का मान बढ़ाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि ये वस्तु गति करने पर आ जाएगा। जब वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु गति नहीं करे परंतु गति करने पर आ जाए, तब उस समय लगने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। और स्थिर घर्षण का ही मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सीमांत घर्षण। और जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गति करने लगे और गति अवस्था में लगने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। तो सबसे कम मान किसका और सबसे ज्यादा मान किसका? अब बीच में इसका मान हो गया। गतिज घर्षण भी दो प्रकार के, गतिज घर्षण भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सर्पी और लोटनिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण का मान ज्यादा, लोटनिंग घर्षण का मान कम। तो जब वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु विराम में ही बना रहे, तो उस विराम की अवस्था में वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? स्थिर घर्षण। जब वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु गति करने पर आ जाए, तो उस स्थिति में लगने वाले घर्षण को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। स्थिर घर्षण के मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। और अगर वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु गति करने लगे, उस अवस्था में जो घर्षण लगा वो गतिज घर्षण। गतिज घर्षण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सर्पी और सभी घर्षणों में सबसे ज्यादा मान और सभी घर्षणों में सबसे कम मान, गतिज घर्षण में भी सबसे कम मान। क्लियर हो गया? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखी। दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को किस में डिनोट करते हैं? अब माइनस क्यों आया दोस्तों? जैसे कि ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण। और ये कैसा दर्पण है? अवतल कोण के। और ये भी क्या है? और ये कैसा है? तो इधर का प्लस इधर का, इसमें भी इधर का। तो दर्पण के इस तरफ की दूरी अर्थात दाएं तरफ की दूरी किसमें? प्लस में मापी जाती है। अब बाएं तरफ की दूरी, और दर्पण कोई भी हो, वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखा जाता है। अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसमें भी वस्तु को इस तरफ ही रखेंगे, और इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है, उत्तल में भी। और तो वस्तु की दूरी यू ऋणात्मक क्यों है? समझ गए ना? और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब आपको कह रहा है क्या निकालने के लिए? प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए। प्रतिबिंब की दूरी को किस में डिनोट करते हैं? भी में डिनोट करते हैं। अब आपको दर्पण सूत्र याद होगा। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v। निकालना है। u का मान -10, तो प्लस माइनस f का मान -20, तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/20। आइए उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस
20 1/20, तो 1/v बराबर 1/20, यानी v बराबर प्रतिबिंब की दूरी 20। अब 20 प्लस में आया है माइनस में, तो मतलब प्रतिबिंब इधर बना है, समझ रहे हैं ना, यानी प्रतिबिंब वस्तु के विपरीत दिशा में बना है। आगे बढ़े। सीबम किसका हिस्सा है? त्वचा का। मानव के त्वचा में मुख्य 2 ग्रंथि है, एक श्वेत ग्रंथि, इसको स्वीट ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसी ग्लैंड से किसका स्राव होता है? पसीना का। और दूसरा होता है सीबम ग्रंथि, अंग्रेजी में इसे सीबम ही कहते हैं, और इससे स्रावित होता है तैलीय पदार्थ, और उस तैलीय पदार्थ को सीबम ही कहते हैं। तो त्वचा में 2 ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि, और अंतर यही है कि श्वेत ग्रंथि त्वचा के ऊपरी परत एपिडर्मिस में है, और सीबम ग्रंथि त्वचा के भीतरी परत डर्मिस में है। मानव त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, और उसके नीचे के परत को तो श्वेत यानी पसीने वाली ग्रंथि, और सीबम यानी तैलीय पदार्थ स्रावित करने वाली ग्रंथि, दोनों त्वचा में ही है। लेकिन श्वेत ग्रंथि त्वचा के ऊपरी परत एपिडर्मिस में है, और सीबम त्वचा के भीतरी परत डर्मिस में है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। हालांकि हीमोफीलिया व्यक्ति में प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है। हीमोफीलिया आनुवंशिक बीमारी है, लेकिन हीमोफीलिया ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी, यानी हीमोफीलिया है लेकिन वो अप्रभावी है, कोई दिक्कत नहीं है व्यक्ति को। हीमोफीलिया है, प्रभावी है, दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि इस रोग में, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है जब रक्त शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। इसीलिए रक्त स्राव की स्थिति में हीमोफीलिया रोगी को हॉस्पिटल जाने के बाद ही रक्त रुकता है। बिना हीमोफीलिया वाले व्यक्ति में रक्त स्राव होगा तो 5 से 10 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाएगा और रक्त जम जाएगा, रक्त स्राव रुक जाएगा। लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता है। हीमोफीलिया आनुवंशिक बीमारी है, अतः इसका कोई उपचार भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति में हीमोफीलिया अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रभावी भी होगा, वो अप्रभावी भी हो सकते हैं। टर्मिनेटर जीन ऐसे जीन को कहते हैं जो पौधे के भ्रूण विकास को अवरुद्ध करते हैं, ताकि पौधे बीज न बना सके, ताकि पौधे बीज न बना सके। जितने भी हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? टर्मिनेटर जीन का, जिसके कारण हाइब्रिड के बीज कोई काम लायक नहीं होते हैं। और ये कंपनी का चाल है, जो कंपनी हाइब्रिड बीज बनाती है वो टर्मिनेटर जीन वाला बनाती है कि किसी को वो बीज बना न ले, बार बार हम ही से बीज खरीदे। समझ रहे हैं किन बात को? यानी हाइब्रिड बीज पर कंपनी का एकाधिकार बना रहे, इसके लिए कंपनी वाले हाइब्रिड बनाते वक्त किसका इस्तेमाल करते हैं? टर्मिनेटेड जीन का, जो पौधे में बीज को बनने नहीं देते हैं।
इससे फायदा एक ये है कि फल का बहुत बड़े बड़े फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि पौधा बीज बनाएगा ही नहीं, सारा ऊर्जा फले में लगा देगा। तो हाइब्रिड फल बड़े बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें टर्मिनेटेड बीज का इस्तेमाल किया गया है। अब वो पौधा बीज बनाने पर अपना कोई समय खराब नहीं करेगा, बीज बनाने में जरा सा भी ऊर्जा खर्च नहीं करेगा, सारा ऊर्जा किसको लगा देगा? फल को बनाने में। इसलिए फल क्या हो जाते हैं? बड़े बड़े, लेकिन उसके बीज कोई काम लायक नहीं होते हैं। सहायक आहार कारक विटामिन का मुख्य स्रोत कौन है? पादप उत्पाद है। जंतु उत्पाद से आपको सभी विटामिन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विटामिन के लिए आपको फल और सब्जी जैसे पादप उत्पाद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। जंतु उत्पाद जैसे कॉड लिवर ऑयल, कॉड मछली की एक विशेष प्रजाति है कॉड लिवर ऑयल, समान जंतुओं का लीवर यानी कलेजी, उसी में कुछ विटामिन रहते हैं। अन्य जंतु उत्पाद में कोई विटामिन नहीं रहते हैं। विटामिन मुख्यतः पादप उत्पाद, फल और सब्जियों में रहते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। मानव में त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। सही है। मेलानिन पिगमेंट के कारण ही त्वचा में रंग आता है। दोस्तों, त्वचा में जब मेलानिन वर्णक त्वचा में मेलानिन वर्णक बनना बंद हो जाते हैं तो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो हो जाता है। सही है। ल्यूकोडर्मा विटिलिगो को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? सफेद दाग कहते हैं। सफेद दाग कोई रोग नहीं है, बस सफेद दाग का कारण है किसका नहीं बनना? मेलानिन का नहीं बनना। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जाता है? तो बिजली से लगी आग को बुझाने में। इस आग को बुझाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? पायरीन का। पायरीन किसको कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही क्या कहा जाता है? पायरीन कहा जाता है। तो बिजली से लगी आग को बुझाने में पायरीन अग्निशामक का इस्तेमाल किया जाता है। पायरीन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही पायरीन कहते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का? आप जानते हैं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग मार्केट से क्या लाते हैं? कार्बाइड। कार्बाइड यानी कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड को हम फलों के बीच में रख देते हैं और वो कार्बाइड अथवा कैल्शियम कार्बोनेट हवा के नमी से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। कार्बाइड हवा के नमी से अभिक्रिया करके बनाता है एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिलीन गैस और कैल्शियम, और यही एसिटिलीन गैस हमारे फलों को क्या करता है? पका देता है। क्लियर हो गया? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मार्केट से क्या लाया जाता है? कार्बाइड। वास्तव में क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड को फलों के बीच में रख देते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट हवा के नमी से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करके क्या पैदा करता है? एसिटिलीन गैस पैदा करता है, जो फलों को क्या करता है? पका देता है। तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर कुछ समय के लिए अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, बाद में धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? पुतली के आकार में। मानव के आंखों में पुतली तेज प्रकाश में सिकुड़ जाते हैं। मानव के आंखों की पुतली तेज प्रकाश में सिकुड़ जाते हैं ताकि ज्यादा प्रकाश आंखों के भीतर जाकर रेटिना को क्षतिग्रस्त ना कर दे।
लेकिन पुतली मंद प्रकाश में फैल जाते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक प्रकाश अंदर जाता है ताकि अंधेरे में आंख देख सके। तो तेज प्रकाश में पुतली छोटा और कम प्रकाश में पुतली बड़ा। और पुतली को बड़ा छोटा करने का काम आयरिस करता है। कौन करता है? आयरिस करता है, आयरिस करता है। और यही कारण है तीव्र प्रकाश में गए, तीव्र प्रकाश में पुतली छोटा था। क्यों? तो तीव्र प्रकाश में पुतली छोटा हो गया ताकि कम प्रकाश ही आंखों में जा सके, क्योंकि ज्यादा प्रकाश जाएगा आंख की भीतरी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? फिर तुरंत हम क्या है, अंधेरे में आए। तो अंधेरे में आए तो पुतली एकाएक नहीं फैलता है, धीरे धीरे फैलता है। जब अंधेरे में पुतली धीरे धीरे फैलता है तब प्रकाश अंदर जाता है, तब अंधेरे में हम देख पाते हैं दोस्तों। क्या? हाइपो आई बोल। अच्छा, बाद में देख लेंगे उसको। फिलहाल आइए, पौधा में होने वाला प्रकाशानुवर्ती संचलन यानी प्रकाश की ओर गति। पौधे हमेशा किस ओर बढ़ते हैं? प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्ती संचलन। किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित होती है। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। पौधे में कोशिका विभाजन काफी तीव्र गति से होती है, और तीव्र गति से पौधे में होने वाले कोशिका विभाजन को पौधे का कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब ही होता है कोशिका, काइनिन का मतलब विभाजन। कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। फल को एक साथ पकने नहीं देना, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव से पौधे के सारे फल एक साथ पकते नहीं है। और फल को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। अब फल को एक साथ पकने से रोकने वाला हार्मोन जिब्रेलिन। हालांकि सारे हार्मोन के एक से अधिक कार्य हैं, हम मेन कार्य आपको बताते गए हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, तो मतलब इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? समान ही होगा। प्रतिरोध भी क्या होगा? समान होगा। दो चालक तार है जो एक ही पदार्थ से बने हैं, उसकी लंबाई भी समान है, उसका व्यास भी समान है, तो मतलब उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? समान होगा। मान लेते हैं दोनों तार का प्रतिरोध कितना है? R। तो दो तार का प्रतिरोध R है, तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2R। लेकिन समांतर क्रम में, समांतर क्रम में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों? 1/R 1/, चूंकि दोनों का प्रतिरोध क्या है? R है, समान है, तो ये हो जाएगा 2/R। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो गया? R ऊपर जाएगा जी 2। तो दो तार एक ही पदार्थ का, एक ही लंबाई का, एक ही व्यास का है, तो निश्चित उसके प्रतिरोध क्या होंगे? समान होंगे। लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है, वो समान है। मोटाई अथवा तार के व्यास पर प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वो भी समान है। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, लेकिन पदार्थ भी समान है, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? समान होगा। अब RR प्रतिरोध के दो तार को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? और RR प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? अब कह रहा है यहां पर क्या श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के संतुल्य यानी समतुल्य वहां पर होगा प्रतिरोध का अनुपात। श्रेणी क्रम में कितना और समांतर क्रम में R/।
कितना हो जाएगा? क्लियर? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोहे धातु का संचारण हेतु वायु में केवल नमी का होना आवश्यक है? नहीं, नमी के अतिरिक्त किसका होना आवश्यक है? ऑक्सीजन का। लोहे में जंग तब लगेगा जब वायु में नमी के साथ साथ और क्या रहेगा? ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने से लोहे के भार में कमी आती है? नहीं, लोहे के भार में बढ़ोतरी होती है। कोई भी सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिर्गी के औषधि बनाने में काम आने वाला लाइकन लोबेरिया है? नहीं है। कौन है? परमेलिया है। परमेलिया लाइकेन का उपयोग मिर्गी उपचार में किया जाता है। लोबेरिया लाइकेन का उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला लाइकेन इंडोकार्पन लाइकेन है? सही है, दूसरा सही है। लाइकेन जिसे लिटमस पत्र निकाला जाता है रोसेला है? सही है। तो 2 और 3 सही है, जबकि लोबेरिया लाइकेन से परफ्यूम बनाए जाते हैं, जैविक परफ्यूम, लेकिन वो काफी महंगे होते हैं। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? एल्केन सही है, CnH2n+2। एल्कीन भी सही है, CnH2n। एल्काइन भी सही है, CnH2n-2। तो मतलब ये तो गलत ही है। क्या? प्रोपीन। प्रोपीन किसका सदस्य है? एल्कीन का। प्रोपीन किसका सदस्य है? एल्कीन में CnH2n होता है, तो N 3 है तो H 3 दूनी 6 होगा। तो प्रोपीन का सही सूत्र C3H6 होगा दोस्तों। ये तो 3 दूनी 6 2 8 एल्केन का हो गया, यानी मेथेन। ये प्रोपीन का नहीं, प्रोपेन का सूत्र है। C3H8 किसका सूत्र है? प्रोपेन का। प्रोपीन का होगा C3H6। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता रेसिस्टेंस शून्य होती है? नहीं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होनी चाहिए और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होनी चाहिए, जो संभव नहीं है। इसलिए एमीटर का प्रतिरोध कम से कम और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक से अधिक। दोनों ही कथन क्या है? असत्य है। एक आदर्श वोल्ट मीटर जिसे विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है, एमीटर जिसे विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होनी चाहिए और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होनी चाहिए। हालांकि ऐसा संभव है नहीं। वैसे साइंस में जो आदर्श है वो कभी हो ही नहीं सकता है। वर्ष 1998 में भारत के किस शहर में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई? चेन्नई में हुई। और चेन्नई में इसलिए हुई कि सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु ही है। अब गुजरात हो गया? नहीं, तमिलनाडु अभी हमको याद है, हालांकि नया डाटा भी नहीं। निम्नलिखित में किस जंतु का शरीर आर्य सम्मित है? ओरेलिया। आर्य सम्मित होते हैं दोस्तों सिलिंटरेटा। सिलिंटरेटा जैसे हाइड्रा सिलिंटरेटा जीव है। ओरेलिया का दूसरा नाम है जेलीफिश। तो एनिमल किंगडम के सिलिंटरेट फाइलम के सदस्य आर्य सम्मित होते हैं। अब बाकी लगभग सब क्या होते हैं? द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। नेक्स्ट,
धातु सामान्यतः एक परमाणु होते हैं। बिल्कुल धातु जैसे सोडियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब के सब क्या हैं? एक परमाणु का है। ऐसे अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बने हो उसे क्या कहते हैं? और धातु एक परमाणु को होते हैं। बिल्कुल आधा बात तो सही है। जबकि अधातु एक परमाणु, बिल्कुल अधातु एक परमाणु भी होते हैं, जैसे फ्लोरीन, जैसे कि इनर्ट गैस, द्विपरमाणु जैसे ऑक्सीजन, बहुपरमाणु जैसे सल्फर, सल्फर भी अधातु है। तो धातु एक परमाणु के ही होते हैं, लेकिन अधातु एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुष्परमाणु और बहुपरमाणु कई तरह के होते हैं। लेकिन धातु लगभग सब क्या होते हैं? एक परमाणु के ही होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, बिल्कुल। और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु किस तरह कार्य करते हैं? अपकारक के तरह। अधातु ऑक्सी, सभी कथन सही है। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चंदन के पेड़ क्या है? आंशिक। मूल का मतलब यहां क्या? जड़। यानी चंदन का जो जड़ होता है वो आसपास के पौधे के जड़ों से संबंध स्थापित कर लेते हैं। और चंदन के आसपास के पौधे के जड़ जो मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं, फिर उस पौधे के जड़ से किसका जड़ ग्रहण कर लेता है? चंदन का। इसलिए चंदन के पेड़ को क्या कहते हैं? आंशिक मूल परजीवी। पोटास एलम यानी फिटकिरी, फिटकिरी को क्या कहते हैं? K2 SO4 Al2 SO4 होल 3 24 H2O। यह है फिटकिरी का सूत्र। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइड विलयन को क्या करती है? अब लेपित नहीं होगा, यहां अवक्षेपित होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। अब इसको समझिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? आंसर तो डी होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा समझिए दोस्तों। एक बर्तन है और इसमें जल है, और इस जल में मान लीजिए गंदगी के रूप में छोटे छोटे महीन महीन क्या है? कण है। एक बर्तन में जल है और उस बर्तन में छोटे बड़े गंदगी के कण हैं। अब अगर इस गंदगी के कण को निकालना है, इस गंदगी के कण को निकालना है, तो इस जल में फिटकिरी को डाल दीजिए। किसको डाल दीजिए? फिटकिरी या कि पोटास एलम को डाल दीजिए। फिटकिरी के प्रभाव से क्या होगा दोस्तों कि ये जो कण बिखरे पड़े थे, ये कण सारा क्या हो जाएगा? एक साथ हो जाएगा, और एक साथ आकर के भारी होकर नीचे बैठ जाएगा, ऊपर में साफ जल। फिटकिरी जो जल को साफ करता है, इसी तरह फिटकिरी डालने से वो जो छोटे बड़े गंदगी के कण हैं वो एक जगह आ जाते हैं, जिसके कारण वो भारी हो जाते हैं, फिर बर्तन के तली में जाकर बैठ जाते हैं और ऊपर साफ पानी। तो पोटास एलम गंदगी को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें नीचे बिठा देते हैं और जल के गंदगी को दूर करते हैं। अगर जल के सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर करना है तो उसके लिए फिटकिरी नहीं बल्कि क्लोरीन की टिकिया इस्तेमाल करनी पड़ती है, या ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ता है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? जल गैस बिल्कुल नहीं। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रहता है। प्रोड्यूसर गैस गलती है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। एलपीजी यानी ब्यूटेन,
अब ब्यूटेन 4 है, मेथेन एथेन प्रोप, हाँ ये ब्यूटेन का ही फार्मूला दोस्तों, ये सही है। अब कोल गैस में जो है नाइट्रोजन नहीं रहता, हाइड्रोजन मीथेन रहता है, लेकिन नाइट्रोजन की जगह कोल गैस में रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन तो रहते हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं रहते हैं। हालांकि कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ मात्रा पाई जाती है। ऐसे जड़ जिसका विकास मूलांकुर यानी रेडिकल से होता है उसे मूसला जड़ कहते हैं, बिल्कुल। और ऐसे जड़ जिसका विकास मूलांकुर से ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग तना पत्ती से होता तो उसे अपस्थानिक जड़ कहते, सही है। जैसे बरगद के तने से निकलने वाला जड़ कैसा जड़ है? अपस्थानिक जड़ है। निम्न में कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर, और दूसरा मुख्य संगठक है चिकनी मिट्टी, और इसी को क्या कहा जाता है? मटियार भी कहा जाता है। ये किस अनुपात में लिए जाते हैं? 3:1 में लिए जाते हैं सीमेंट बनाने के लिए। तो मुख्य संगठक कौन हो गया? या मुख्य पूछ रहा है तो ये नहीं देंगे उत्तर, क्या देंगे? चूना पत्थर। स्थिर विभवांतर पर यानी वोल्ट को कांस्टेंट रख दिया गया है, तो वोल्ट कांस्टेंट है तो विद्युत धारा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि ओम के नियम से भी समानुपाती आई विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? दोस्तों उत्पन्न ऊष्मा H बराबर फॉर्मूला V²T/R। अब यहां R को क्या कर दिया गया है? आधा, तो उत्पन्न ऊष्मा अब हो जाएगा V²T/R/2, तो ऊपर जाएगा V²T/R। तो प्रतिरोध आधा किए हैं तो उत्पन्न ऊष्मा पहले का क्या हो गया है? दुगुना हो गया है। पहले का क्या हो गया है? दुगुना हो गया है। अब जाकर के सब एक बार रिवीजन कर लीजिएगा क्वेश्चन का, और गारंटी है कि अब इस क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आराम से जाइएगा, सेफ्टी चेकिंग प्रशासन करके गया है। लेकिन रोशन सर को बोलिए बांस को कम से कम हटा दे, उसको हमको लगता है बांसे में आदमी कभी क्या, अभी बांस देखकर हमको तो कोचिंग आने का मन नहीं करता है। ठीक है, तार के पेड़ पर पीपल के पेड़ का ऐसे उगना अधिपादव का उदाहरण हो सकता है? नहीं, वो तो अधिपादव के उदाहरण नहीं है, क्योंकि अधिपादव में बड़े वृक्ष पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं और उनमें विलामेन उत्तक होते हैं जो वायुमंडल से नमी लेने में सक्षम होते हैं।